हेलो। यूपीएससी एग्जाम में हिस्ट्री के विषय का क्या रोल होता है और हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, लगभग कितना वेटेज इसमें रहता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है राजीव वर्मा और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया। साथ ही इलाहाबाद म्यूजियम से मैंने पीजी डिप्लोमा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में किया था। और लगभग मैं 15 वर्षों से जनरल स्टडी, विशेष रूप से इतिहास विषय को सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हिस्ट्री विषय जो होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, ये तीन पार्ट में होता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चंस की बात की जाए तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दोनों आते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि स्टूडेंट ज्यादातर फैक्चुअल पे ध्यान देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से एवरेज लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस जो फैक्चुअल भी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं, वो आपके यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं। और इसके मेन टॉपिक हैं जहां से एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, रिलीजन है जिसमें जैन और बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं, पोस्ट मौर्य जिसमें कुषाण काल और संगम काल साउथ का है, और इसके अलावा पोस्ट गुप्ता एज है जहां से एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब हम नंबर 2 सेक्शन पर देखते हैं, ये है मेडिवल हिस्ट्री। यहां से लगभग आपके 3 to 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, वेरिएशंस हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए। और इसमें जो मेन टॉपिक है आपके पास में, वो दिल्ली सल्तनत एक मेन टॉपिक है जहां से हिस्ट्री के क्वेश्चन ये आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा मुगल है, मुगल में रूलर से रिलेटेड क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर मुगल्स का तो बहुत मेन है, इसलिए इससे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट, ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। आर्ट कल्चर का टॉपिक इसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंशिएंट मेडवल के कंपैरिजन में मॉडर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए वो ज्यादा आते हैं। और लगभग लगभग यहां से 7 to 12 में 13 भी हो जाते हैं क्वेश्चंस लगभग आते हैं। और काफी क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, या फिर कोई भी सीरीज होती है उसको लगाने के लिए बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। मेन टॉपिक कौन से होंगे, जैसे नेशनल मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं। अब नेशनल मूवमेंट के काफी फेजेस हैं, वो हम लोग आगे भी आपसे बात करेंगे। इसके अलावा जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, रिवोल्ट्स हैं, ऐसे काफी मेन टॉपिक हैं जहां से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो कंप्लीट हिस्ट्री आपको कुछ भी नहीं तो एवरेजन करीब करीब 17-18 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से मिल जाएंगे। और ज्यादातर फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस्ड दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मेंस में अगर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की, तो पेपर 1 होता है जीएस का, फर्स्ट पेपर है आपके पास। और इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और हिस्ट्री, ये पूरा टॉपिक आपका लिखा हुआ होगा सिलेबस में, जिसमें इंडियन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो तीनों सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न से बनेंगे। लेकिन अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो नेशनल मूवमेंट का है। क्लियर है? तो नेशनल मूवमेंट मतलब ये फ्रीडम जो स्ट्रगल कर कर आपको टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक काफी आता है। कुछ क्वेश्चन आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी आते हैं, यानी कि 1947 के बाद का जो घटनाक्रम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और मेंस में कुछ एक लगभग क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड भी आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में किस तरह का सिलेबस है, फिर एक टॉपिक पर हम लोग कोई चर्चा करें। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक एज आपका पहला टॉपिक आएगा, जहां पर स्टोन एज जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, कैलकोलिथिक एज आता है, और इसके अलावा आयरन एज। लेकिन स्टार्टिंग में हमें जो पढ़ना है वो स्टोन एज, पाषाण काल, कैलकोलिथिक एज मींस ताम्र पाषाण काल, ये टॉपिक है। बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन लगभग लगभग एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये बहुत मेन टॉपिक है, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत मेन टॉपिक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन साइट्स हैं, उसकी टाउन प्लानिंग आप देखिएगा, काफी मेंस में कई बार क्वेश्चन भी आया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी, उसका समाज, ये हमें देखना है। और इसका डिक्लाइन और ओरिजिन मेन टॉपिक है। तो अगर मैं ये कहूंगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में काफी कंप्लीट एक टॉपिक है, जो प्री और मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, वैदिक कल्चर पूरा एक टॉपिक होगा आपके पास। वैदिक कल्चर आप जानते हैं ये पूरा लगभग 1500 बीसी से 1600 बीसी तक का टॉपिक होगा, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड होगा। इनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना है। वैदिक कल्चर ये पूरा टॉपिक आपका रहेगा, और वैदिक रिलीजन थॉट्स जो है ये एक मेन टॉपिक होंगे।
इसके अलावा प्री मौर्यन पीरियड होगा, मतलब मौर्य से जो पहले का है, जिसमें मगध के बारे में पढ़ना है। और मौर्य तो टॉपिक अपने आप में रहेगा, जिसमें मौर्य रूलर्स वगैरह आ जाएंगे। और प्री मौर्यंस में आपको उसके बाद में जो है जैन और बुद्धिज्म जो है, इसके विषय पर भी आपको देखना है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैन और बुद्धिज्म से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मौर्य में अगर हम आएंगे तो मेन टॉपिक है, देखिएगा मौर्यन तो एक अच्छा खासा टॉपिक होता है ये। और मौर्यन रूलर्स में हम बात करेंगे, जैसे आप देखो मौर्यन रूलर्स में चंद्रगुप्त मौर्य बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदुसार है, अशोक, अशोक तो सबसे ज्यादा है। और अशोक का धम, ये बड़ा मेन टॉपिक है ये आपके पास। इसके अलावा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ठीक है, सोसाइटी, उनका कल्चर, और मॉडर्न डिक्लाइन जो है, ये टॉपिक आपके पास रहेगा। पोस्ट मॉडर्न काल में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में उसके रूलर्स आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आर्ट एंड कल्चर, ये मेन टॉपिक्स रहेंगे। और फिर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन में तो कोई बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो गुप्ता एम्पायर है, ये एक टॉपिक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये था हमारे पास यहां तक एंशिएंट हिस्ट्री की बात। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और हमारे पास टॉपिक होगा मेडिवल हिस्ट्री। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत है, ये तुर्कों के भारत पर आक्रमण के साथ होती है। और लगभग हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मुगल काल तक हमें इसको पढ़ना होता है। पहला टॉपिक हमारा जो इसमें बनेगा, ये होगा प्री मेडिवल हिस्ट्री। देखिए, ये बड़ा मेन टॉपिक है, और अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट इस वाले टॉपिक पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो हमें इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। प्री मेडिवल, ये एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और साउथ में जैसे आपने चोल सुना होगा, चालुक्य, पल्लव, हमें यहाँ पे देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस देकर चलता है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेन टॉपिक होगा। बाकी फिर 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत होती है। दिल्ली सल्तनत में ये कंप्लीट हमें डायनेस्टी देखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख रहे हैं, ममलूक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर, ये मेन इसके टॉपिक्स होंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल मेन टॉपिक है, आप सब जानते हैं। मुगल में ये सब रूलर्स होंगे, जैसे बाबर से लेकर हम औरंगजेब तक देखेंगे। और इसके अलावा रिलेटेड टॉपिक्स में इनका एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, ये मेन टॉपिक होगा, ठीक है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे। और हमारे पास मिडवल में ही जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वो है मराठा। मराठा पूरा टॉपिक होगा और साउथ से रिलेटेड होंगे, ठीक, इस तरह के टॉपिक्स होंगे। थोड़ा मॉडर्न में और देखते हैं। मॉडर्न में टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मॉडर्न में जब से यूरोपियंस कंपनी भारत में आती हैं, और लमसम 1947 थोड़ा सा और उससे आगे तक हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक हमारे पास लेंगे हम, यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो इसमें आप जानते हैं पुर्तगीज कंपनी भारत में है, डच कंपनी भारत में आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, तो इनके विषय में हमें देखना है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि होता क्या है, जब सारी यूरोपियन कंपनी के बीच में यहाँ पर आपस में कुछ वॉर होते हैं, तो अंत में जो लास्ट कंपनी बचती है हमारे पास, ब्रिटिश कंपनी है। और उसका विस्तार कहाँ पर होगा, बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब, है ना। ये जो टॉपिक है, ये बंगाल वाला बड़ा मेन टॉपिक है। यहाँ पर आपको बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में देखना है। मैसूर और मराठा भी काफी अच्छा है, मराठे से मेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा सोशल रिलीजियस मूवमेंट होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। उसी तरह से ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट होगा, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन है, यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन बन जाते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, ये तो काफी मेन टॉपिक है, आप जानते हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कैसे हुई, इसका कारण क्या है, इसका नेचर क्या है, इससे जुड़े हुए काफी अच्छे क्वेश्चन प्री मेंस में बनते हैं। कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स हमें देखना है। एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ये टॉपिक आपका रहेगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे आपने जमींदारी, महलवाड़ी सुना होगा, मेन टॉपिक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर बड़ा टॉपिक हमारे पास जो आएगा, वो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट आता है। और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट भारत में लगभग हम 3 सेक्शन, 4 सेक्शन भी ले सकते हैं, में चलता है। सबसे पहला सेक्शन 1885 टू 1907 तक लेकर चलेंगे। और ये अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं, जिन्हें हम मॉडरेट मूवमेंट भी बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और होगा नेशनल मूवमेंट का, वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसे हम गर्मपंथी आंदोलन भी बोलते हैं। और ये फेज जो हमारे पास चलेगा, वो लगभग 1907 टू 8, लगभग ज्यादा नहीं, 2-3 साल का घटनाक्रम होगा। फिर एक टॉपिक इसी में हमें लेना है, वो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एक टॉपिक होगा हमारे पास। और खास तौर पर पूरा टॉपिक है, इसका नेचर क्या है, मेंस में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं।
इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा, जो सबसे बड़ा नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है, वो है मूवमेंट ऑफ गांधीयन मूवमेंट होंगे हमारे पास। गांधी जी के आंदोलन होंगे, जिसमें खिलाफत आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह, ये इस टाइप के आंदोलन होंगे। तो चलिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो की हम लोग जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज हम गांधी जी के आंदोलन पर बात करेंगे। देखिए, गांधी जी के भारत में बहुत आंदोलन हुए और गांधी जी के आंदोलन की अपनी एक विशेष नीतियां, जैसे सत्य, अहिंसा, दबाव, संघर्ष की नीति है। हम आज बात करते हैं गांधी जी का पहला महत्वपूर्ण आंदोलन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत में 1920 से लेकर 22 तक चलता है। उसके तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पहला महत्वपूर्ण कारण है, आप देख रहे हैं, वो है रोलेट एक्ट। ये मार्च 1919 में आया था रोलेट एक्ट। इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था वो था बैरन चेम्सफोर्ड। क्या था रोलेट एक्ट? ये एक्चुअली में भारत में काला कानून कहा जाता था। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। और इसका जो असली नाम है वो है अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एक्चुअली में क्या था कि किसी भी क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता। देश में इसके खिलाफ काफी माहौल था। उसके बाद एक मेन घटनाक्रम है, जो हमारा असहयोग आंदोलन था उसके पीछे का, वो था जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को बैरन चेम्सफोर्ड का काल था। और अमृतसर में, जैसा कि आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, तो अमृतसर में एक जनसभा चल रही थी आंदोलनकारियों की। उस पर जनरल डायर के द्वारा जो गोलियां चलवाई गई, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोग लगभग मारे गए थे। और पूरे भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ। गांधी जी ने भी इसके विरोध में कैसरे हिंद की जो उपाधि वो त्याग दी थी। तो ये भी एक बड़ा कारण हमारे पास चला है। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग मूवमेंट के बाद नेक्स्ट है मुसलमानों का एक आंदोलन 1919 में चला था, जो है खिलाफत आंदोलन के नाम से। कारण क्या था कि 1918 में ब्रिटेन ने तुर्की के ऊपर अटैक किया था। तुर्की आप जानते हैं एक मुस्लिम कंट्री था, और तुर्की का जो सुल्तान था वो खलीफा भी था, जो मुसलमानों के सबसे बड़े गुरु थे। तो इसके विरोध में, चूंकि उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो इसके विरोध में मुसलमानों ने एक खिलाफत आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, और वो इसलिए किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला सके। तो इन तीन आंदोलन को लेकर जो था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। 1 अगस्त 1920 से चला। इसके कारण मैंने आपको बता दिए। अब इस आंदोलन के प्रोग्राम्स क्या थे, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। इस आंदोलन के जो मेन काम थे वो ये थे कि एक तो हमें अहिंसा के द्वारा धरना प्रदर्शन करना। तो धरना प्रदर्शन जो होगा वो कैसे होगा, अहिंसा के साथ होगा उसमें। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा जाएगा। सरकार के जो मतलब अंग्रेजों के जो विदेशी कपड़े भारत के अंदर बिकते हैं, उन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा। ये मेन प्रोग्राम इसके अंदर चलेगा। और खास तौर पर स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग पर सबसे ज्यादा बल दिया जाएगा। क्लियर? इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1920 में नागपुर अधिवेशन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का जो लक्ष्य घोषित किया गया था, वो लक्ष्य था स्वराज घोषित किया था। और गांधी जी ने कहा भी था कि यह आंदोलन अगर उनकी नीतियों के आधार पर चलेगा तो लगभग 1 साल में हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। ये आंदोलन चला, बहुत महत्वपूर्ण था इसमें। अब ये आंदोलन अपने इन प्रोग्राम्स के आधार पर चलता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से एक घटना देश के अंदर घटी 5 फरवरी 1922 को। ये डेट थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगी, इस पे ध्यान देंगे। 5 फरवरी 1922 को घटना घटी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में। ये वर्तमान गोरखपुर में आता है, जहां पर आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने एक थाने पर अटैक कर वहां आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिस कांस्टेबल जो थे वो जल गए थे। चूंकि इस आंदोलन में एक तरह का वायलेंस हुआ था, उसमें हिंसा हुई थी, तो इसके विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस ले लिया। तो आंदोलन लगभग 22 फरवरी 1922 को ठहर गया। कांग्रेस के ही नेता है मोतीलाल नेहरू, CR दास, वो ये चाहते थे कि इस आंदोलन को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि वायलेंस हुआ था। तो इसी मुद्दे को लेकर मोतीलाल नेहरू, CR दास कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट बनाते हैं। 1923 में स्वराज दल, जिसे हम स्वराज पार्टी के रूप में भी जानते हैं, जिसके अध्यक्ष CR दास बने। उद्देश्य क्या था कि हम जो हमारी विधायिकाएं हैं उसमें जाएंगे और वहां सरकार का हम विरोध करेंगे। तो आज हमने लगभग इस टॉपिक को देखा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।